हेलो दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग का लेक्चर बीच में ही ब्रेक हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता रहे थे कि जस्ट इन टाइम एज अ कंट्रोल टेक्निक जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपका जो जस्ट इन टाइम के अंतर्गत जो कंट्रोल टेक्निक होती है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम यूनिफॉर्म लोडिंग करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म लोडिंग होता है। कि कहने का मतलब ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जो तैयार कर रहे हैं, वो हमारी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में रन करना चाहिए। सेकेंड हमारा होता है कि पुनरावृत्ति प्रक्रम, मतलब रिपीटेटिव प्रोसेस। हमारे क्या होते हैं कि जब हम प्रोडक्शन तैयार कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। तो वो रिपीटेटिव प्रोसेस एक जैसे होने चाहिए। पुल निकाय, पुल निकाय क्या होता है, तो पुल निकाय आपके क्या होता है, इन्वेंट्री से रिलेट करता है। ये क्या होता है आपका, इन्वेंट्री से रिलेट करता है। ये आपके दो टाइप का होता है। एक होता है आप पुल आपका दो टाइप का नहीं होता है। जैसे कि इन्वेंट्री आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी पुल टाइप और दूसरी होती है पुश टाइप। जिसमें क्या होता है कि हमें क्या होता है कि जस्ट इन टाइम के अंतर्गत जो कंट्रोल तरीका करना होता है, हमें क्या करना होता है, वहाँ पे पुल टाइप करना होता है। पुल टाइप सिस्टम जो होता है, पुल सिस्टम जो होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि हमारी जो इन्वेंट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मूवमेंट होना चाहिए, बिल्कुल प्रवाह होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी हमारा स्टॉक उसमें हमारी इन्वेंट्री के अंतर्गत आता है, उसको तुरंत हमें क्या करना है, डिलीवरी के लिए सेंड कर देना चाहिए। मतलब इन्वेंट्री के अंदर हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो स्टोर नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में क्या होता है, जितना हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, डिलीवरी के लिए नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमारा इन्वेंट्री में लगातार क्या होता है, प्रोडक्शन का हमारा बढ़ता जाता है। प्रोडक्ट की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। तो क्या कहलाती है, हमारी पुश टाइप। तो जस्ट इन टाइम के अंतर्गत जो हमारा सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है, पुल सिस्टम होता है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रोडक्शन कार्ड। अब प्रोडक्शन कार्ड क्या होता है, प्रोडक्शन कार्ड का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनका हमारा क्या होता है, कार्ड के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि हमारी कोई भी मशीन होती है, तो उस मशीन के पास में हमारा एक टेबल लगा होता है। वो टेबल पे हमारा ये लिखा होता है कि इस मशीन पे कौन कौन सा प्रोसेस होना है और किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होना है। तो ये चीज़ें हमारी क्या होती है, कार्ड के अंदर, प्रोडक्शन कार्ड के अंतर्गत होती है। और हमारा कौन सा किस प्रोडक्शन के लिए कौन सा मटेरियल यूज होना है, वो भी हमारा क्या होता है, उस पर टैग लगे होते हैं। तो ए टू जेड हमारी क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है, जो हमने बताया था कि विजुअलाइजेशन कंट्रोल होता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन कार्ड के वजह से ही होता है। वो हर एक स्टेप हमारे कार्ड होते हैं जो कि लगे होते हैं, एक टैग लगा होता है जो कि वो इंडिकेट करता है कि हमें क्या और कब करना है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन कार्ड होता है। और नेक्स्ट होता है हमारा सिंक्रोनाइज उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन। कहने का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन हो, वो किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, ये मस्ट है। हम किसी प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जिससे कि हमारा क्या होता है, क्वालिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि सिंक्रोनाइज प्रोडक्शन में हमें यही ध्यान देना होता है कि हमारा ईच एंड एवरी पार्ट जो प्रोसेस में यूज हो रहा है, जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, वो बिल्कुल एक के बाद एक होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम से होना चाहिए, जिससे कोई भी हमारे उसमें प्रोडक्शन में कोई भी हमारा दोष उत्पन्न न हो पाए। और नेक्स्ट आगे हमें देखना है कि उच्च वेग निर्माण के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती हैं। उच्च वेग निर्माण कहने का मतलब है कि सही टाइम पे और प्रोडक्शन को कंप्लीट करना, और एक प्रॉपर टाइम के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत हमें देखना पड़ता है कि हमारा फ्लो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। हमारा जो भी निर्माण हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो बिल्कुल फ्लो होना चाहिए। मतलब बीच में हमारा कोई भी स्टेप वाइज हमारी इन्वेंट्री का यूज ना हो पाए। सेकेंड हमारा होता है लाइन बैलेंस। मतलब हमारी जो मशीनें हमारी एक लाइन में लगी होती हैं, जो प्लांट हमारा लेआउट होना चाहिए वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। उसमें अतिरिक्त मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत ना हो, अनावश्यक हमारे चीज़ें ना हो। तो उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो लाइन होना चाहिए बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। लेवल शेड्यूलिंग होनी चाहिए। शेड्यूलिंग करने का मतलब होता है कि हर एक चीज़ का हमारा प्लान होना चाहिए, कि शेड्यूल वाइज होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो पूरा पूरा हमारा क्या होना चाहिए, वो लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे स्तर पे होना चाहिए। और लास्ट हटा हमारा लीनियरिटी। मतलब जो भी हमारा प्रवाह हो, जो भी हमारा मूवमेंट हो प्रोडक्शन के अंतर्गत, तो क्या होना चाहिए, एक लीनियर होना चाहिए, वो जिगजैग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम लाइन पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी हमारा प्रोडक्शन तैयार हो रहा है, किसी लाइन पे हो रहा है, तो किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस किस मशीन पे होना चाहिए, उसी के जस्ट बाद होना चाहिए वो। उसके लिए हमारा कोई भी प्रोडक्ट क्या हो,
वो अतिरिक्त ट्रेवल ना करें। इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि जो भी हमारी चीज़ें वो कैसी हो, लीनियर हो। तो ये हमारे क्या थे, जो जस्ट इन टाइम के क्वालिटी टेक्निक थी, वो चीज़ें थी जो कि हमने यहाँ पे देखा। इसको आप एक बार फिर से स्टडी कर लीजिएगा और ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। आगे हमें देखना है कि जस्ट इन टाइम के क्या उद्देश्य हैं, हम ये जस्ट इन टाइम क्यों यूज कर रहे हैं। ये जो टेक्निक है जो जापान से लाई गई थी, जापान टोयोटा कंपनी ने दिया था, इसका क्या इस्तेमाल है, इसको क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या क्या है कि इसमें जो हमारा पहला चीज़ है कि विनिर्माण, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो उसमें जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे हो, ना कि एक ही बार में हो। मतलब कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस करते रहें, धीरे धीरे करते रहें। हम नहीं कि एक लगातार इम्प्रूवमेंट कर दें, तो उससे हमारा भी क्या होता है, बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। ग्राहक के प्रति हमें क्या करना है, अधिक से अधिक उत्तरदायी होना है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कस्टमर की डिमांड है उस पर खरा उतरना है। जैसा जैसा उसकी डिमांड है वैसा ही हमें क्या करना है, पूरी पूरी कोशिश करनी है कि हम कस्टमर की डिमांड को ही फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा होता है कि विनिर्माण के प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रत्येक डिपार्टमेंट हुए, प्रत्येक विभाग है, प्रत्येक सप्लायर हैं, उनके प्रति क्या हो, अच्छा संवाद हो। संवाद होने का मतलब आपस में जो व्यवहार हो काफ़ी अच्छे हों, जिनकी वजह से पॉजिटिवनेस आती है, अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छा होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है अधिक से अधिक नम्रता हो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे जब ज़रूरत पड़े, जैसा ज़रूरत पड़े, हम उसको क्या कर लें, उसको फ्लेक्सिबल बना करके चीज़ों को हम बदल सकें, इम्प्रूव कर सकें। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो हम चीज़ों को आसानी से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है उच्च गुणवत्ता प्राप्त हो। इस तरीके का हम जीआईटी का यूज इसलिए करते हैं कि हमारी जो क्वालिटी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, बहुत ही हाई लेवल की हो, बहुत ही अच्छी हो। तो ये, और साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट जो होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो कम लागत में हो। हमारा जो नेक्स्ट है उद्देश्य, वो क्या है कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो, कम लागत में हो। अब कम लागत में होने का मतलब है कि हर स्टेप पे हमें क्या होता है, टाइम का अनावश्यक जो व्यर्थ हो रहे हैं उसको, हर चीज़ को हमें क्या होना है, बचाना होता है, जिसकी वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम की बात करें तो इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको एक डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। एक डायग्राम है जिससे हम समझते हैं कि क्या होता है ये। तो आइए देखते हैं कि इस फिगर का क्या मतलब है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहा है पीपी। पीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्रोडक्शन हमारा किस मटेरियल का होगा, उसकी डिज़ाइन क्या होगी, और उसके प्रोसेस कौन कौन से होंगे, उसके बाद उसमें किस तरह की क्वालिटी का ध्यान देना है, हर चीज़ को हम देखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में हमारा चलता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में बात करें तो हमारा फर्स्ट आता है कि एमपीएस। एमपीएस का मतलब होता है आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो आप इसका डिटेल तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप सुन के नोट कर लीजिए इसको कि एमपीएस का क्या मतलब होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, सॉरी, एमपीएस का जो मतलब होता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। और एमआरपी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। तो अब एमपीएस क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या होता है। कहने का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन के अंतर्गत जो भी शेड्यूल फॉलो करेंगे, जो ईच एंड एवरी प्रोसेस पे हमारा जो शेड्यूल होगा वो बिल्कुल क्या होगा, जैसा हमारी प्लानिंग होगी वैसा ही हम करेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि हर एक प्रोसेस के अंदर हम ये ध्यान देंगे कि किस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस हमें अप्लाई करना है और कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है, और कौन सी प्रक्रिया किस मशीन पे हमें अप्लाई करनी है, कौन से टूल के द्वारा कौन सा प्रोसेस करना है। मतलब हर एक चीज़ का हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत एक शेड्यूल तैयार करते हैं, और उसी शेड्यूल के हिसाब से ही अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एमपीएस। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एमआरपी। एमआरपी क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए किस मटेरियल की ज़रूरत है, किसकी हमें रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो होता है सेम मटेरियल से बनाया नहीं जा सकता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए हमारा मटेरियल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो उसकी स्टडी करके, साइंटिफिक स्टडी करके हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल को चूज करते हैं, और उसके बाद उसकी प्लानिंग तय करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंतर्गत जो हमारे मटेरियल जो चूज हुआ है उस पर कौन कौन से प्रोसेस करके, क्या क्या, कैसे कैसे करके हम प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एमआरपी के अंतर्गत क्या करते हैं, मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, उसकी प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल को हम चूज करते हैं।
अगर इधर से फ्लो की बात करें, अगर ये हमारा क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज की बात करें तो हमारा फर्स्ट आता है RCCP। अब RCCP क्या है, एक तरह का प्लानिंग होता है। क्या होता है इसको हम अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है हमारा रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। अब रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी स्टेप पे कोई भी प्लानिंग को नहीं देखते हैं, कैपेसिटी को नहीं देखते हैं। यहाँ पे हम जो देखते हैं वो एक रफ देखते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइक्रो स्टडी ना करके मैक्रो स्टडी करते हैं। मतलब हर एक स्टेप पे हमें नहीं देखेंगे, हमें रफली करना है। यहाँ पे जो भी हमारी जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, रफली होगी। और जो नेक्स्ट हमारा होता है CRP क्या होती है, हमारी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। अब इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं वो हमारी कैपेसिटी के आधार पर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसी हमारी कैपेसिटी है, जैसी हमारी आवश्यकता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और ये हर एक स्टेप पे, और ये क्या होता है, माइक्रो प्लानिंग होती है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग, ये सारी हमारी क्या थी, प्रोडक्शन प्लानिंग। RCCP ये भी एक तरह की हमारी प्लानिंग है, जो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग होती है, जिसको हम ग्रास प्लानिंग भी कहते हैं। मतलब एक रफली हम जो प्लानिंग तैयार करते हैं वो हमारी होती है RCCP। CRP हमारी क्या होती है, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। MPS मैंने बताया, MPS हमारा क्या होता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। ये भी एक तरह की हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है, जो कि हमारा डिपेंड करता है कि हमारे जो प्रोडक्शन के अंदर का जो हमें शेड्यूल अप्लाई करने हैं उसको हम प्लान करते हैं। MRP क्या होती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है। मटेरियल किस तरह का मटेरियल हमें चूज करना है उसकी प्लानिंग। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है JIT हमने बताया, जस्ट इन टाइम कंट्रोल। अब जस्ट इन टाइम कंट्रोल हमने पढ़ा है अभी, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हमने बताया था कि उच्च वेग विनिर्माण विधि, और उसके बाद हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है, JIT कंट्रोल है। JIT कंट्रोल के हमने कहा कंट्रोल टेक्निक देखा था, तो उसके अंतर्गत हमारा क्या होना चाहिए, ये चीज़ें। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, ये चीज़ें हमारे फॉलो करने के बाद हमें क्या करना होता है कि JIT इन्वायरमेंट जो हमने अभी देखा था, और JIT हमारा फिलॉसफी जो हमने आपके टोटो कंपनी ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये हमारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या कहलाती है, जस्ट इन टाइम के क्या हैं, वही प्रिंसिपल हैं जिसके अंतर्गत हमें ये सब चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है। आगे क्या है हमारा, प्रोसेस कंट्रोल क्या है। तो प्रोसेस कंट्रोल मैंने बताया, जैसा कि क्या क्या होता है कि एक प्रकार का क्या होता है कि आपका प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है, जिसके अंतर्गत हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जो उसके प्रोसेस है उस पर हमारा क्या हो, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम व्यवस्थित किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इसमें हम हर एक स्टेप पे क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे किताब में आपके दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि किसी रासायनिक रिएक्टर के तापमान नियंत्रण के लिए तापमान प्रचारण आंकड़ों को आउटपुट के चर के साथ व्यवस्थित किया जाता है। चर के साथ मतलब ये होता है कि आपका कोई भी जो तापमान रिएक्टर है, किसी भी रासायनिक रिएक्टर के जो तापमान है, मतलब थर्मोस्टेट कह सकते हैं, क्योंकि थर्मोस्टेट ही क्या होता है, किसी रिएक्टर में एज ए टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आपका जो थर्मोस्टेट होता है उसका प्रचालन, मतलब वो उसके ऑपरेशन, वो जो वर्क कर रहा है उसके हर एक आउटपुट को हम क्या करते हैं, उसके आउटपुट जिस जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसका पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, जिससे कि हमारा जो भी रीडिंग है वो कैसी आनी चाहिए, बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो अभी आपका जो होता है कि प्रक्रम जो नियंत्रण होता है, आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल है, ये क्या होता है, सभी प्रकार के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और विशेष करके ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो मास प्रोडक्शन होता है। मास प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम क्या करते हैं, एक लॉट में बनाते हैं, अधिक मात्रा में बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका जो प्रयोग किया जाता है वो इसके अतिरिक्त कहाँ होता है, तेल में, तेल रिफाइनरी जो होता है, कागज निर्माण, रासायनिक शक्ति संयंत्र में। रासायनिक शक्ति संयंत्र का मतलब ये होता है कि पावर प्लांट जो हमारे होते हैं, जो केमिकल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि प्रोडक्शन कंट्रोल का यूज किया जाता है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसको हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं। इसका हम जो संचालन करते हैं वो कैसा होता है, हमारा ऑटोमेटिक होता है। और जिससे कि सभी विभाग एक क्या होते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से, सेंटर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता है, जिससे जहाँ से उसको निर्देश दिया जाता है हर एक डिपार्टमेंट को वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये जो आपका प्रोसेस कंट्रोल है ये दो तरीके का होता है। अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है।
तो उसमें पहला आपका होता है क्या कि खुला लूप, जिसको हम क्या बोलते हैं, खुला लूप प्रक्रम नियंत्रण, और दूसरा होता है हमारा फीडबैक नियंत्रण। अब फीडबैक नियंत्रण, अब इन दोनों को आप समझिए, दोनों होते क्या हैं, खुला लूप क्या होता है और फीडबैक क्या होता है। तो जैसे कोई भी हमारा प्रोसेस है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक हमारा कंट्रोलर लगा होता है, एक क्या होता है हमारा यहाँ पे कंट्रोलर लगा होता है। सिस्टम है हमारा, सिस्टम मतलब कोई भी हमारा मशीन है जो कि प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, उसको हमने क्या किया, इनपुट दिया, और इस इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, उसको आउटपुट देगा, उसको कंप्लीट करके। अगर इसमें हमने क्या किया कि एक रेफरेंस दिया है, एक मापित त्रुटि हमने पहले से क्या कर लिया है, जो हमने प्रतिशत त्रुटि देखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ऐड करके रखते हैं कि किसी भी चीज़ में कितनी त्रुटि हो सकती है, तो उसको हमने क्या कर लिया है कि या तो घटा लिया है या तो जोड़ लिया है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन हम एक्यूरेट साइज में नहीं बना सकते हैं, तो उसमें संभावित जो त्रुटि होती है वो हमको पता होती है। तो उसके लिए हमारा जो आपने उन्हें पढ़ा होगा लिमिट फिट टॉलरेंस, तो उसके आधार पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस कर लेते हैं। तो अगर ये लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यूज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं खुला लूप, जिसमें क्या होता है, रेफरेंस पता होता है, हमें मापित त्रुटि हमें ज्ञान रहता है कि प्लस करना है माइनस करना है, कैसा हमारा है। एक कंट्रोलर लगा होता है, और एक कंट्रोलर क्या करता है, आपको सिस्टम को इनपुट देता है, और साथ में फिर उस पर जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमारा प्राप्त होता है। दूसरा होता है हमारा फीडबैक। फीडबैक के साथ क्या होता है कि जो भी हमारा सिस्टम आउटपुट देता है उससे हमारा क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है। अब वो सेंसर ये रीडिंग पहले से रखता है अपने पास कि आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो किस लिमिट रेंज में होना चाहिए, उसका रेंज क्या होना चाहिए, उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, वो सारा क्या होता है सेंसर को पता होता है। अगर सेम आउटपुट अगर इससे प्राप्त हुआ तो ये फीडबैक देगा इसको कि आपका जो भी आउटपुट प्राप्त हुआ है वो सही है या गलत है। अगर सेम जैसा हमें रिक्वायरमेंट है वैसा प्राप्त हुआ तब तो ये सेंसर बताएगा कि आपकी जो मापित आउटपुट है, जो आउटपुट में जो आपने प्राप्त किया है उसका जो डायमेंशंस है वो ऑलरेडी सही है या नहीं है, ये क्या करेगा, सेंसर इसको बताता है। तो ये सेंसर क्या करता है, इसका जो प्लस और माइनस जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं वो रेंज में है या नहीं है, उसको क्या करता है, रेट करके बताता है। तो आप लोगों को समझ में आया खुला लूप क्या होता है, जिसमें आपके रेफरेंस, मापित त्रुटि, कंट्रोलर, सिस्टम और आपका आउटपुट और इनपुट होता है। और अगर वही आउटपुट में हम क्या कर दें, एक सेंसर को ऐड कर दें, और सेंसर क्या करे, उस आउटपुट की रीडिंग को बताए कि ये आउटपुट जो प्राप्त हुआ है वो सही है या गलत है, तो हमारा क्या होता है कि फीडबैक होता है। खुला लूप ना होकर क्या हो जाता है, फीडबैक हो जाता है, जो कि फीडबैक हमारा प्राप्त किया जाता है। तो दो तरह के हमारे क्या होते हैं कि प्रोसेस कंट्रोलर यूज होते हैं यहाँ पे। तो अब प्रोसेस कंट्रोल जो होता है इसके अंतर्गत दो विधियाँ हमारी प्रयोग की जाती हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, उसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस, या फिर इसको बोलते हैं सतत। अब ये यूज कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल में, वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमोबाइल में। कहने का मतलब कि वो प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस इस पर यूज की जाते हैं, एक के बाद एक प्रोसेस हमारा लगातार चलता है। यहाँ पे प्रोसेस क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। दूसरा होता है हमारा खंडित प्रक्रम। खंडित प्रक्रम का मतलब उदाहरण के लिए आपका दिया है लॉन स्प्रिंकल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गार्डन होता है, लॉन कोई होता है, लॉन में हमारा क्या होता है, पाइप के द्वारा अंदर क्या होता है, वाटर पाइपिंग की जाती है, और उसमें जगह जगह पे हमारा क्या होता है कि स्प्रिंकल लगा होता है। वो स्प्रिंकल क्या होता है, पानी देता रहता है, जो कि आपके घास को, फूल को लगातार पानी देता है। तो ये स्प्रिंकल क्या होता है कि लगातार पानी ना दे करके वो अपने फुली एक साइकिल में कहीं पानी देता है, कहीं नहीं देता है। वो क्या करता है, ये पूरा का पूरा आपको क्या होता है, वो घूमता नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ साइक्लिक पूरा प्रोसेस घूम करके नहीं, वो क्या करता है, रुक रुक करके आपको पानी देता है, जिससे कि आपका पानी क्या हो, यूटिलाइज ज़्यादा हो पाए। तो ये क्या होता है, आपका खंडित प्रक्रम कहलाता है, जो कि लाइन स्प्रिंकल होता है या फिर एलिवेटर होता है। ये दोनों आपके क्या होते हैं, खंडित प्रक्रम कहलाते हैं, जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है। अब प्रक्रम नियंत्रण विधि का उदाहरण, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो प्रोसेस कंट्रोलर है, जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया कि थर्मोस्टेट के बारे में, कि थर्मोस्टेट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने थर्मोस्टेट बताया कि थर्मोस्टेट क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जो कि थर्मामीटर में लगी होती है। और ये थर्मामीटर में, जो थर्मामीटर हम जानते हैं क्या होता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब ये तापमान मापा जाता है तो उसमें क्या होता है कि किसी प्रकार का जो असंतुलन होता है किसमें, तापमान में, उस सेंसर द्वारा क्या कर दिया जाता है, रीड कर लिया जाता है, और उसे क्या होता है, थर्मोस्टेट की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, फिर से संतुलित कर लेते हैं। तो आपके जो थर्मोस्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग जो डिवाइसेस होती हैं उसमें थर्मोस्टेट लगे होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि टेम्परेचर में अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था आ रही है उसकी रीडिंग में, तो उसको हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट के द्वारा उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपने गीजर देखा होगा,
गीजर में भी क्या होता है, आपका थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट ए फिक्स करने के लिए लगा होता है कि हमें गीजर में पानी को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है। अगर थर्मोस्टेट नहीं लगा हो तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते कि हमें यहीं तक टेम्परेचर देना है। वो हमारा क्या होगा, ऑटो कट नहीं हो पाएगा, और लगातार हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को हीट करता रहेगा। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो आगे हमारे कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि जिस प्रकार से प्रोसेस नियंत्रण के जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी है, एयरक्राफ्ट संतुलन कंट्रोल है। ये सभी क्या होते हैं, आपके प्रोसेस कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। अब जो प्रोसेस कंट्रोल होता है, अब ये कितने प्रकार का होता है, तो आइए देखते हैं कि जो प्रोसेस कंट्रोल होता है आपका वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका होता है खंडित, रुक रुक कर, जो कि आपका लगातार नहीं होता है। दूसरा होता है आपका बैच प्रोसेस, और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आइए देखते हैं कि खंडित क्या होता है, बैच क्या होता है और सतत क्या होता है। तो खंडित की बात करें तो खंडित में हमारा क्या होता है कि ये इस तरीके का मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस तरीके की प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, विनिर्माण गति एवं पैकिंग अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। प्रक्रम को रोबोटिक असेंबली, ऑटोमेटिक उत्पादन परिभाषित किया जा सकता है। और खंडित विनिर्माण प्रक्रम का मुख्य उदाहरण धातु स्टैंपिंग है। धातु स्टैंपिंग कहने का मतलब कि वो प्रोसेस जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। कंटिन्यूअस होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अब सेम प्रोसेस लगातार हो रहा है, ऐसे नहीं। अब जैसे हमारे जो रोबोटिक्स होते हैं, किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में जो हमारे रोबोटिक्स होते हैं, जो असेंबली करते हैं, वो क्या होते हैं कि एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। तो अब क्या है कि वो खंडित है, मतलब कभी बोल्ट को उठा रहे हैं, कभी वो कस रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो वर्किंग है वो लगातार पार्ट में डिवाइड है, तो वो क्या है, खंडित है। तो इसको हम बोलते हैं खंडित या रुक रुक कर चलने वाला प्रक्रम। और नेक्स्ट हमारा आता है, जैसा कि इसमें खंडित और विनिर्माण का जो मुख्य दिया है स्टैंपिंग। तो स्टैंपिंग मतलब होता है कि धातु स्टैंपिंग का मतलब होता है कि धातु के ऊपर कोई हमें चिन्ह लगा देना है, स्टैंप करना है, कोई निशान देना है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंपिंग। और स्टैंपिंग आपकी क्या होती है कि ये लगातार नहीं की जाती है, आपका एक एक प्रोसेस पे एक एक करके क्या किया जाता है, तो लगातार ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसको हम क्या करते हैं, प्रेस द्वारा कंप्लीट करते हैं, किसी धातु पे प्रेस द्वारा इसको हम क्या करते हैं, स्टैंप को करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है बैच प्रक्रम। बैच प्रोसेस क्या होता है, तो बैच प्रक्रम हमारा क्या होता है कि एक किसी भी चीज़ का निश्चित लाट पहले से हमारा तय होता है कि हमें क्या करना है, कि किस चीज़ को कितना हमें बनाना है। जैसे कोई भी हमारा, अगर हम बात करें कि जो चीज़ हमें क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट में बनाना होता है, तो उसके लिए हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल हमारे हो सकते हैं, एक से अधिक रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं हम, तो रॉ मटेरियल हमारे क्या हो सकते हैं कि एक साथ हमें क्या करना है, तो एक फिक्स अमाउंट को लेना पड़ता है, जिसको हम मिक्स करके किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं। तो जैसे कोई भी हमारा एडिसिव होता है, एडिसिव का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे एडिसिव असंजन जो चीज़ें होती हैं, जो जोड़ने वाले पदार्थ होते हैं, वो हमारे एडिसिव होते हैं। और गोंद हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं कि बैच प्रक्रम होता है, इसके लिए हमें एक निश्चित साइज लेनी पड़ती है, जिसके लिए हमें वो क्या होना, बनाना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेस। तो नेक्स्ट हमारा होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो लगातार होता है। जैसे हम कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंतर्गत हमारा जो वो मास प्रोडक्शन होता है, इसी के अंतर्गत आता है, जो इसमें हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रोडक्शन को तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि आप में दिया हुआ है, पढ़ लीजिए इसे, कि सतत प्रक्रम किसी निश्चित प्रसार के अधिकतम लाट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, यह उच्च उत्पादन प्रणाली में उपयोग होता है, जिससे सतत उत्पादन होता है, कंटिन्यूस उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए लोहे के इनगाट। लोहे के इनगाट का मतलब होता है कि आपने क्या हुआ कि कोई भी भट्टी से आपने लोहा प्राप्त किया है और उसको क्या कर रहे हैं, आप एक निश्चित साइज में बना रहे हैं, तो प्रोडक्शन अब क्या होता है, लगातार चलता रहता है, क्योंकि वो इनगाट एक तरह का खुद आपका क्या है, रॉ मटेरियल है, जो आगे चल के क्या होगा, किसी भी प्रोडक्शन में यूज होता है। और अदर एग्जांपल की बात करें कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, तो आपके नट बोल्ट जो होते हैं भी मास प्रोडक्शन में यूज होते हैं, ये अधिक अमाउंट में बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि प्रक्रम नियोजन के लिए आवश्यक सूचनाएं, कि जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके लिए हमारे क्या क्या हमारे जो सूचनाएं होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्या क्या ज़रूरी होता है हमारा, पहला होता है कर्मचारी सूची, हमारे पास कितने वर्कर हैं उसकी सूची होनी चाहिए। सेकेंड हमारा है टूल मशीन की सूची, हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मशीन है उसकी सूची। कार्यखंड की प्रकृति, हमारे पास जो कार्यखंड है उसका नेचर कैसा है, हमारे मटेरियल जो हैं उसके नेचर कैसे हैं। पदार्थ विशिष्टियाँ, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके स्पेशलाइजेशन क्या है, उससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इसका पूरा विवरण हमारे पास होना चाहिए।
कार्यखंड पर संक्रियाएँ जो भी हम प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं तो उस पे जो रॉ मटेरियल हमारा है उस पे कौन कौन से हमारे ऑपरेशन होने वाले हैं उसकी पूरी सूची, गुणवत्ता, उसके क्वालिटी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, मात्रा, हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है जो भी प्रोडक्ट है उसकी मात्रा हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक सीट होनी चाहिए, प्रोसेस सीट एवं रूट सीट। हमारा कौन कौन सा एक सीट हमें प्लानिंग के तहत एक सीट बना के रखनी पड़ती है जिसमें हमें ये पता होता है कि प्रोडक्शन के दौरान किस प्रोडक्ट पे कौन कौन से प्रोसेस हमें कंप्लीट करने हैं। और रूट सीट होता है, रूट सीट का मतलब किस किस मशीन पे कौन कौन सा प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट होता है हमारा उत्पादन तिथि एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि। अब हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसको हमने स्टार्ट कब किया था और कंप्लीट कब किया था, इन दोनों की हमारी डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए। और नेक्स्ट होता है कि विभिन्न विनिर्माण प्रक्रम, और किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमने कौन कौन से प्रोसेस का, कौन कौन से ऑपरेशन का इस्तेमाल किया है उसकी भी पूरी सूची हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, किसी भी प्रक्रम प्लानिंग के अंतर्गत हमारी क्या होती है, विभिन्न सूचनाएं होती हैं जिनको हमें अपने पास रखना होता है। अब आगे है हमारा कि प्रक्रम नियोजन की विधि। अब प्रक्रम नियोजन जो हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग है उसके मेथड क्या क्या होते हैं, तो उसमें हमारा पहला होता है कि रूट सीट एवं ऑपरेशन सीट तैयार करना। क्योंकि हम प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी सारी सूचनाएं थी अब उसको हमें तैयार भी करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट सीट एवं ऑपरेशन सीट को तैयार करते हैं कि कोई प्रोडक्शन के अंतर्गत जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंतर्गत कौन सी रूट सीट को अप्लाई करेंगे और कौन सा ऑपरेशन सीट हमारा अप्लाई होगा। मशीन एवं टूल का चयन, कौन सा मशीन पे हमें ऑपरेशन करने हैं और कौन से टूल से करने हैं ये हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। कर्मचारी प्रक्रम की तैयारी, कौन से वर्कर, हमारे अधिक कुशल वर्कर की ज़रूरत है या फिर कम कुशल वर्कर की ज़रूरत है, इसकी तैयारी करनी होती है। कार्यखंड की तैयारी, जो हमारे रॉ मटेरियल है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। जिग एवं फिक्सर की तैयारी, जिग एंड फिक्सर आप लोग जानते होंगे, जिग हमारा क्या होता है, किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी आपके जो मटेरियल है उसको क्या करता है कि उस पर टूल को गाइड करता है। जिग आपका क्या करता है, टूल को गाइड करता है। और फिक्सर क्या होता है आपका, टूल को गाइड करने के साथ साथ होल्ड भी करता है। और फिक्सर आपका साइज़ में बड़ा होता है, जिग आपका क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है। और शक्ति स्रोत, आपके पास मशीन होनी चाहिए, शक्ति स्रोत होना चाहिए, मशीन को चलाने के लिए आपके पास पावर सोर्स होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और लास्ट होता है श्रम का चयन, किस प्रकार का हम श्रम चयन कर रहे हैं वो हमारा ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग की विधि होती हैं जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं। तो अब हमें आगे देखना है कि शून्य दोष उत्पादन क्या होता है, कि हम किस तरीके का प्रोडक्शन करें जिसके अंदर हमारा क्या हो, जो दोष हैं, डिफेक्ट हैं, वो कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।